बच्चों टुडे 7 सितंबर 2020 और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम का चैप्टर 12 नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन जो होती है उसका चक्र पढ़ेंगे, यानी कि वो वायुमंडल में कितनी होती है, फिर मृदा में आती है, फिर पौधे उन्हें कैसे लेते हैं, फिर पौधे जब क्या होते हैं डीजनरेट होते हैं, यानी कि जब मर जाते हैं तो उनसे नाइट्रोजन निकल के फिर क्या होती है वायुमंडल में चली जाती है। तो ये क्या हो गया, उसका पूरा चक्र हो गया और इसी के बारे में हम आज डिटेल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का प्रमुख घटक है, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलके बने हुए होते हैं, अमीनो अम्ल से। और अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, उनकी संरचना में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन आपके और किस में डीएनए आरएनए में पाई जाती है, विटामिन में पाई जाती है और किस में एंजाइम्स में पाई जाती है। अमीनो अम्ल और प्रोटीन की बात पहले हो चुकी है, ठीक है। तो इनके बनाने में किसका योगदान होता है, नाइट्रोजन का योगदान होता है। नाइट्रोजन जो है पौधे 4 रूप में लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, उन्हें किस किस रूप में लेनी पड़ती है, नाइट्रोजन को बदल के। नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया युक्त यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के रूप में उन्हें इन चारों में से कोई भी एक रूप में वो ले लेते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन चक्र 4 चरणों में संपन्न होता है, ठीक है। इस पूरे चक्र में सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, यानी पहले उसको पकड़ना होता है, ठीक है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। फिर उसका क्या होता है, अमोनीकरण, ठीक है, उसको अमोनिया में बदला जाता है। फिर उसका क्या होता है, नाइट्रीकरण, उसको नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, इनमें बदला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका विनाइट्रीकरण, ठीक है। विनाइट्रीकरण इसलिए क्योंकि फिर वो क्या यहाँ से क्या होती है, फ्री हो जाती है और फिर से वायुमंडल में चली जाती है। अब देखो जो सबसे पहला आता है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन को पकड़ना। अब देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक में आपको पता है, यानी जहाँ पर बायोलॉजिकल कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे पौधों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यहाँ पे अजैविक के अंदर पौधों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी बायोटिक कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, एक तो भौतिक स्थिरीकरण और एक रासायनिक। भौतिक स्थिरीकरण ये आपका क्या होता है, वायुमंडल में ही कैसे फ्री नाइट्रोजन के दूसरे रूप में परिवर्तित होकर स्थित होती है, स्थिरीकरण होता है उसका, ये हम भौतिक में पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक में इंडस्ट्री लेवल पे उद्योग में कैसे इसका परिवर्तित किया जाता है वो पढ़ेंगे। फिर दूसरा प्रकार आता है जैविक। जैविक के अंदर अब बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है, सह मतलब क्या होता है, साथ, किसका, जीव का। अब यहाँ पे आगे ए लगा दिया, मतलब कि यहाँ पर जो भी जीवाणु होते हैं उनको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें क्या होता है कि पौधे और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसको उसके फ्री रूप से उसको बाधित कर लेते हैं, ठीक है, उसको पकड़ लेते हैं, उसकी ऐसा रूप बना देते हैं कि फिर वो वापस से क्या नहीं हो सकती, वायुमंडल में नहीं जा सकती, ठीक है। अब देखो असहजीवी के अंदर क्या आते हैं, ये आपके एजिटोबैक्टर आते हैं, ये वायुवीय जीवाणु हैं, ठीक है। और दूसरे आते हैं क्लोस्ट्रीडियम आते हैं, ये आपकी अवायुवीय जीवाणु हैं। फिर तीसरे नील रहित शैवाल, देखो यहाँ पे शैवाल ने भी क्या किया है, हिस्सा भाग लिया है किसमें, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ठीक है। और नील हरित जो शैवाल है उसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं नॉनस्टॉक और एनाबीना। और सहजीवी के अंदर आपके एग्जाम्पल आते हैं जो आपका राइजोबियम है, वो आगे हम देखेंगे, अभी डिटेल पढ़ेंगे, और एजोराइजोबियम द्वारा, ठीक है, ये भी आगे देखेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है एक्चुअली। जो नाइट्रोजन होती है वो किस में, गैस के रूप में पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है, यानी 2 नाइट्रोजन के बीच में 3
बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, और इन तीनों बॉन्ड को जोड़ने के लिए भी एनर्जी यानी हमारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो ये N2 क्या है, फ्री नाइट्रोजन है, इसका हमें क्या करना है, स्थिरीकरण करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जोड़ना होता है जब इन दोनों को, तो बंधों को के जुड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनको तोड़ने के लिए भी क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने पढ़ा N2 के बारे में, वायुमंडल में ये इस रूप में, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको कि स्वतंत्र रूप ही होता है इसका, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, फिर बंधों के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इनको अगर जोड़ना हो और तोड़ना हो तो दोनों में क्या होती है, हमें ढेर सारी ऊर्जा चाहिए होती है। अब देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का दूसरा नाम नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। यौगिकीकरण मतलब जुड़ना, स्थिरीकरण मतलब भी जुड़ना ही होता है, मतलब उसका रूप जो उसका स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का उसके अन्य यौगिक या रूपों में बदलना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं, ठीक है। ये मैंने चार्ट आपको बता दिया है जिसमें असहजीवी और सहजीवी और जैविक और अजैविक स्थिरीकरण के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चार्ट बनाना है। अब अजैविक जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो वायुमंडलीय या भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर औद्योगिक रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। अब इसमें जो घटक होते हैं इनके अजैविक के, वो क्या होते हैं, ताप, मृदा, रसायन। देखो अब दोनों में, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अजैविक घटक। घटक क्या होता है, मतलब जिनके होने या ना होने से इनको क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है इन दोनों प्रकार को। अब देखते हैं कैसे। वायुमंडलीय भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि N2 जो होती है, हमें पता है वायुमंडल में N2 के रूप में होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी होती है ना वायुमंडल में। अब देखो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, कैसे जुड़ेंगे, इसके ऊपर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, और ये दोनों जब पास पास होते हैं तो ये जुड़ के क्या बना देते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब डाइऑक्साइड जब पानी के साथ जुड़ता है तो ये क्या बना देता है, ये नाइट्रिक अम्ल बना देता है। ये दोनों ही नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। अब यह अम्ल वर्षा के साथ मृदा में चला जाता है। तो बस यानी यहाँ पे देखो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो कैसे फिक्स हुई है, नाइट्रिक अम्ल के रूप में क्या हुई है, बदली है, ठीक है, और फिर क्या है, मृदा में चली गई है। अब औद्योगिक के लेवल पे बात करते हैं तो आपको पता है औद्योगिक मतलब रासायनिक। तो वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वहाँ पे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होती है। एक तो दाब क्या होता है, 200 एटमॉस्फेयर का होता है, और उच्च तापमान कितना, 200 डिग्री सेल्सियस का होता है। दोनों मिलके क्या बना देते हैं, अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या है, अमोनिया आपका रासायनिक उर्वरक होता है जो खेतों में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस विधि को हैबर विधि भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इंडस्ट्री में बन रहा है, उद्योग में बन रहा है, उद्योग, इसीलिए इसको औद्योगिक या रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखो हमने वायुमंडल की नाइट्रोजन को पकड़ के क्या किया, उसको नाइट्रिक अम्ल में कर दिया और वो मृदा में चला गया, हो गया फिक्स यहाँ पे नाइट्रोजन वायुमंडलीय। तो इसलिए इसको वायुमंडलीय या भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाम दे दिया। औद्योगिक या रासायनिक में एक हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि हाँ हमारे पास अगर प्रेशर इतना होगा और टेम्परेचर इतना होगा तो हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बन जाएंगे। और ये अमोनिया फिर हाँ किस प्रोसेस से बन रहा है, उसका नाम, इस प्रोसेस का पूरे का नाम दे दिया, इस रिएक्शन का हैबर विधि से बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्या कंप्लीट करवा दिया, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें आपका भौतिक यानी वायुमंडलीय आता है और रासायनिक यानी औद्योगिक आता है, ठीक है। अब हम जैविक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
देखिए, अब जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर क्या होता है, पहले तो हमें ये याद होना चाहिए, हमने चार्ट में देखा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अब देखो, जैविक के अंदर हमें पता है सूक्ष्म जीव, यानी हम जीवाणु बोल दें इनको, सूक्ष्म जीव बोल दें, उनकी हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो देखो ये क्या होता है, सबसे पहले तो जैविक जो होता है वो कुल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कितना 60% होता है। ठीक है, यहाँ पे 60% नाइट्रोजन को स्थिर किया जाता है। अब वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, सूक्ष्म जीव। देखो यहाँ पर जैविक का मतलब है कि सूक्ष्म जीव का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को कार्बनिक या अकार्बनिक दोनों में से कोई भी यौगिक में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, इस बदलाव को ही क्या कह दिया, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो कि यह कुल पूरे स्थिरीकरण का कितना 60% होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीव की मदद से किस में परिवर्तित किया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इन सूक्ष्म जीवों को डायएज़ोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, अब ये काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने का, नाइट्रोजन को स्थिर करने का, तो इसलिए इनका नाम डायएज़ोट्रॉफ दे दिया। ठीक है, अब जो जैविक के अंदर हमने पढ़े 2 प्रकार, असहजीवी और सहजीवी। असहजीवी में क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट, मतलब कि हम जैसे कि जब हम कमाने लग जाते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स पे क्या होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं ना, मतलब क्या होते हैं, हम खुद का खर्चा खुद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर असहजीवी का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं हो पड़ती, वो अकेले ही इस काम को बखूबी निभाते हैं। किस काम को, नाइट्रोजन को स्थिर करने के काम को। ठीक है, इस विधि में मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन बात ये आई है कि ये सूक्ष्म जीव क्या है, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। और इसमें जो आपका है निम्नलिखित सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जो आपके इसमें उदाहरण बताए गए हैं ये। ठीक है, ये उदाहरण क्या क्या है, देखिए, पहला है आपका वायुमंडलीय जीवाणु। ठीक है, वायुमंडल में जो पाए जाने वाले एज़ोटोबैक्टर होता है और एजोमोनास होता है। ठीक है, और अवायुवीय जीवाणु ये क्लोस्ट्रीडियम होता है, और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये क्लोरिडियम और रोडोस्यूडोमोनास होता है। ठीक है, ये और जो कवक होते हैं, कवक वो क्या होते हैं, उदाहरण ईस्ट होता है। ठीक है, नील हरित शैवाल कौन कौन से होते हैं, नोस्टॉक, एनाबिना, ओसिलिटोरिया और प्लैक्टोनिमा। तो ये सारे क्या हैं, उदाहरण है सूक्ष्म जीवों के। और आपका यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है, इसकी परिभाषा और इसकी उदाहरण कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं इस काम को करने के लिए। अब देखिए, एक बात और आती है, ये किसके बारे में, नील हरित शैवाल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करती है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके अंदर, यानी इन शैवालों के अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती है, नाइट्रोजन को स्थिर करती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये बता दूं कि ये पूरी क्या है, साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कुछ। ठीक है, उसमें एक जो कोशिका होती है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, किस काम के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, और इसी कोशिका को क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये देखो, जो एक वो सेल होती है उसी के अंदर ही क्या होता है, एक उस कोशिका के अंदर जिसको हमने हेटेरोसिस्ट नाम दिया, उसी के अंदर ही आपका क्या होता है, मोलिब्डेनम सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो इस काम को, यानी किस काम को, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बस आपको ये चीज़ नोट करनी है कि एक शैवाल के बारे में जो ख़ास बात थी, देखो मैंने हमेशा से ही कहा है कि हम जब पढ़ेंगे
तो ख़ास बातें ही पढ़ते हैं, जनरल बातें हम बहुत ही कम पढ़ते हैं किसी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में बताओ कि ये क्या होती है और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात हो गई। देखो, जब बात आती है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो सहजीवी के अंदर क्या होता है? सहजीवी मतलब किसी के साथ। अब ये तो हमें पता है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि सूक्ष्म जीव इसके अंदर पाए जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिर होगा। अब ये तो हमें पता है कि सूक्ष्म जीव हैं। अब यहाँ पे इसने वर्ड दे दिया सहजीवी, मतलब किसी और के साथ, तो कोई और एक चीज़ वो क्या पाई जाएगी जो सूक्ष्म जीव के साथ मिलके काम करेगी? तो यहाँ पे होते हैं आपके पौधे। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि पौधे जो हैं वो उन सूक्ष्म जीवों के साथ मिलके क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। कैसे? कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? इनकी जड़ों में होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जो गुलिका भी बोलते हैं इसको, और रूट नोड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी इन दोनों में से कुछ भी बोलो इसको। ठीक है, इसका बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? इनकी जड़ों में जाके, पौधों की जड़ों में जाके इन्होंने यहाँ पर ये गुलिकाएं बना दी। इन गुलिकाओं में क्या होता है? मृदा से नाइट्रोजन ले ली जाती हैं और वो प्लांट को दे दी जाती है फिक्स करके दूसरे रूप में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पौधे किस किस रूप में लेते हैं नाइट्रोजन, वो 4 रूप जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना, वो। ठीक है, अब ये बदले में फिर क्या लेता है? ये पौधों से खाना लेता है। ठीक है, तो ऐसे इनका क्या होता है? पादप का संबंध सूक्ष्म जीव से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, यानी इन दोनों का संबंध जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दोनों का ही होना ज़रूरी होता है इसमें, अगर कोई एक भी नहीं है तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। इस प्रकार का संबंध लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। जो आपके जितने भी मटर के पौधे होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली कुल के अंदर आते हैं, और उनकी ही जड़ों में क्या पाए जाते हैं? ये गुलिकाएं पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव यहाँ पे एग्जांपल बता दिया कौन कौन से हो सकते हैं। राइजोबियम हो सकते हैं और ब्रैडी राइजोबियम हो सकते हैं। ठीक है, इनका काम मृदा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों में बदलना है। अब ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर और स्पेसिफाई कर दिया और अच्छे से बता दिया कि नाइट्रोजन तो लेते हैं मिट्टी से, लेकिन उसको किस में बदलते हैं? नाइट्रेट यौगिक के अंदर बदलते हैं। ठीक है, अब इतना हमने पढ़ लिया। इस तरह के सूक्ष्म जीव जड़ों में प्रवेश कर मूल ग्रंथिकाओं, देखो आपके रूट नोड्यूल बोलो, मूल ग्रंथिकाएँ बोलो। ठीक है, मूल मतलब जड़ों में होती है, इसलिए मूल ग्रंथिकाएँ बोलो, या फिर इसको क्या बोलो? या फिर इसको गुलिकाएँ बोल लो। ये इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सूक्ष्म जीव या जीवाणु, अब हमें पता है कि ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया पहले इनके पास जाते हैं इनकी जड़ों में, उसके बाद क्या करते हैं? इनकी जो मूल रोम हैं उनको क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उनके अंदर घुस के और इन गुलिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये इनके उदाहरण बताए गए हैं कि जैसे कि आपका देखो राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम, ये दोनों क्या करते हैं? मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण पादप की जड़ों में करते हैं। ठीक है, और पौधे के बारे में भी बताएंगे हम, वो किस कुल से हैं? जिस पौधे के अंदर कर रहे हैं वो है लिग्यूम कुल के पौधों में। ठीक है, अब देखो एज़ोराइजोबियम जो होता है, एज़ोराइजोबियम वो स्तंभ गुलिकाओं का निर्माण करता है। किसमें? स्तंभ में, पौधों के स्तंभ में। ठीक है, और वो कौन से कुल के पौधे होते हैं जिनमें ऐसे करता है? वो है लिग्यूम कुल के होते हैं। और इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दिया कि सेसबानिया जो पादप होता है उसके अंदर। ठीक है, एनापीना जो होते हैं पादप पत्तियों में रहता है, यानी कि ये जो जीवाणु है ना, ये पादप की पत्तियों में रहता है। ठीक है,
और पादप यहाँ पे कौन सा हो गया, एजोला एनाबीना, ठीक है, एजोला। पादप यहाँ पे कौन सा हो गया, एजोला, ठीक है। उनकी पत्तियों में कौन रहते हैं, एनाबीना। और फिर एनाबीना के बारे में क्या बताया कि ये क्या है, एक प्रकार की शैवाल है, ठीक है। होती वो भी सूक्ष्म ही है, इसीलिए यहाँ पे सूक्ष्म जीव का नाम दिया गया है, ठीक है। फ्रैंकिया, अब चौथा उदाहरण है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है, एलेग्यूम पादपों में पाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे कि एक पौधे का नाम बता दिया, एलनस की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। अब जो सूक्ष्म जीव गुली का निर्माण करते हैं वह कैसे करते हैं, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे गांठ जैसी बना देते हैं जिसको हम गुलिका बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मूल ग्रंथियाँ बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, कुछ भी बोल लो तीनों में से। तो उनको बनाते हैं, तो वो बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें मृदा के कण हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मूल रोम है, ठीक है, यानी जड़ों के बाल हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसके आसपास जीवाणु इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे इसको जो ये क्या बना दिया, हुक जैसी शेप बना दी, किसकी, मूल रोम की। मूल रोम की हुक जैसी शेप बनाने के बाद क्या करते हैं, जीवाणु इसमें प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद वो क्या बना देते हैं, परिपक्व ग्रंथिका। ये देखो और क्लियर डायग्राम, ये क्या है आपके, वही चीज़ है इंग्लिश में जो हिंदी में लिखी हुई थी। ये हैं सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, ये हैं रूट हेयर्स, और ये क्या है आपके, वो बैक्टीरिया, ठीक है, जो क्या बनाएंगे आगे, ग्रंथिका बनाएंगे, मूल ग्रंथिका। अब ये क्या करते हैं, इसको हुक की शेप में ले आते हैं, ठीक है, और फिर इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इन्फेक्शन, अब ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये मैच्योर नोड्यूल यानी परिपक्व ग्रंथिका में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए अब हमने इसका चित्र पढ़ लिया, ठीक है, ओवरऑल। अब लेकिन हम इसको अच्छे से देखेंगे। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, गुलिका निर्माण की क्रियाविधि, ठीक है। जीवाणु संक्रमण वह है गुलिका निर्माण। अब ये कैसे होता है, ये वो चित्र जो मैंने आपको दिखाया वो यहाँ पे बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, हम यहाँ राइजोबियम जीवाणु की गुलिका निर्माण विधि पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। अब राइजोबियम या बैक्टीरियॉइड, ग्राम नेगेटिव, देखो राइजोबियम जो होते हैं जब वो अंदर नहीं प्रवेश करते, किसके, मूल रोम के, ठीक है, अंदर नहीं प्रवेश करते, तब तक वो क्या है, राइजोबियम, क्योंकि वो क्या है, स्वतंत्र रूप में मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद गुली का निर्माण कर देते हैं, उस टाइम पे उन बैक्टीरिया को बैक्टीरियॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये उनके रूप बदलते हैं, इसलिए उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब देखो इस राइजोबियम के बारे में बताया गया कि ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये जो जीवाणु होता है ये गुलिका निर्माण के कुछ चरण पूरे करता है। अब देखो ये चरण क्या है, यानी कुछ स्टेप्स हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये क्या होता है, जड़ों के बाल हैं, ठीक है, मूल रोम बोलते हैं जिसको। ये जो जड़ों के बाल होते हैं ये लैक्टिन केमिकल निकालते हैं। अब देखो मिट्टी में राइजोबियम है, एक कहानी सुनते जाओ अब, ठीक है। मिट्टी में ये राइजोबियम है। अब ये क्या है, ग्राम नेगेटिव, हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, यानी हमें मतलब यानी पौधों की जड़ों को नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे है। अब उन्हें क्या करना है, नाइट्रोजन चाहिए पौधों को, तो वो क्या करेंगे, वो ढूंढेंगे कैसे, वो उनके जो मूल रोम हैं वहाँ से क्या निकालेंगे, एक ऐसा केमिकल निकालेंगे, लैक्टिन क्या करेंगे, श्रावण करेंगे, ठीक है। फिर इस लैक्टिन को, ये लैक्टिन किसको ढूंढ के लाएगा, इसको राइजोबियम बैक्टीरिया को, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया को लिया है, ठीक है। अब ये क्या था इसका पहला स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है, हमारे पास इसमें कहा है कि मूल रोम में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो आपका आता है ऑक्सिन और दूसरा आता है साइटोकाइनिन, ठीक है। ये दोनों मिलके साथ में नोड कारक, ठीक है,
नोड कारक क्या होते हैं, नोड बनाते हैं, मतलब कि नोड बनाने की शुरुआत करते हैं तो उसको नोड कारक, यानी ये दोनों हार्मोन मिलकर और नोड कारक मिलकर मूल रोमों के शीर्ष को हुक के आकार का बना देता है। अब यहाँ पे जो हुक के आकार का बना है, पहले स्टेप में तो क्या हुआ, बैक्टीरिया हमारे पास आ गए। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हार्मोन स्रावित हुए और दो हार्मोन के स्रावित होने से ये क्या हो गया, हुक में परिवर्तित हो गया। हुक में परिवर्तित होने के बाद क्या हुआ, कुंतलित मूल रोम यानी कर्ल रूट हेयर्स, ये जो हैं यहाँ से क्या होती है, इसकी सेल्स जो होती है ना, कोशिका जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो क्या होती है, वो टूट जाती है। ठीक है, वो टूटने के बाद क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसमें प्रवेश करने के बाद क्या होते हैं, जो मूल रोम का जो कॉर्टेक्स है यानी वल्कुट है, वहाँ से जाते हुए क्या होते हैं, ये कॉर्टेक्स की जो कोशिका होती है यानी वल्कुट कोशिका जो होती है, उन्हीं को ही क्या करते हैं, ये उन्हीं से ही क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और कॉर्टेक्स से होते हुए अंदर कॉर्टेक्स की कोशिका में ही पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, संक्रमण तंतु का निर्माण कैसे होता है। देखो संक्रमण तंतु का निर्माण ऐसे होता है, यह संक्रमण जीवाणु के प्रवेश करने के बाद होता है। ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में क्या है, ये बैक्टीरिया हैं, वहाँ पर ये क्या बना देते हैं, गुलिका बना देते हैं। गुलिका कैसे बनाते हैं, उसके आसपास की सेल्स में भी जाके क्या करते हैं, फटाफट रेप्लिकेशन करते हैं, यानी डीएनए की मात्रा को बढ़ा देते हैं। डीएनए की मात्रा को बढ़ाने के बाद सारी कोशिका क्या हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। बहुगुणित स्थिति में लाने पर क्या होता है, गुलिका का निर्माण हो जाता है। अब गुलिका का निर्माण होने के बाद देखो एक और स्टेप और आता है, गुलिका में लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो गुलाबी रंग के होते हैं और यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ठीक है, ये गुलिका में क्या होता है, लेग हेमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बारे में बताया है, लेकिन स्टेप्स हमारे यहीं पर ही ख़त्म हो गए हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो इसने केमिकल रिलीज़ किया, केमिकल छोड़ा, केमिकल ने क्या किया, इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ढूंढ के लेके आया। इस बैक्टीरिया को अपने पास लेके आने के बाद क्या किया, इसने हार्मोन स्रावित किए, दो हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। उसने क्या किया, इसको मूल रोम को हुक की शेप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन कैसे हुआ कि इसकी जो जैसे ही ये मुड़ेगी, कोई भी कोशिका जब मुड़ती है, ये तब क्या होता है उस टाइम पे कि कोशिका की जो बाहर की जो लेयर है वो टूटती है ना। फिर यहाँ से बैक्टीरिया अंदर चले गए, अंदर कॉर्टेक्स में गए हैं, कॉर्टेक्स से होते हुए कॉर्टेक्स में गए हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया कि और जितनी भी सेल्स थी ना, उनमें भी डीएनए की मात्रा बढ़ा दी उसके आसपास वाली। जैसे ही डीएनए की मात्रा बढ़ाई, कोशिकाएं वहाँ पे क्या हो गई, बहुगुणित हो गई और संक्रमण तंतु का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे गुलिका का निर्माण हो चुका है। फिर उसके बाद लेग हेमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है किसके अंदर, गुलिका के अंदर, जो गुलाबी रंग का होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। ठीक है, देखिए लेग हेमोग्लोबिन, लेग हेमोग्लोबिन के बारे में क्या है कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, जो गुलाबी रंग का होता है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये वर्णक भी कहते हैं, क्योंकि देखो कोई भी अगर प्रोटीन रंग देता है, ठीक है, तो उसको वर्णक बोलते हैं। ठीक है, यानी पिगमेंट बोलते हैं। और यह गुलिका को गुलाबी रंग देता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को बनाए रखता है, यही इसकी मुख्य भूमिका है। जो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम यही है कि ये ऑक्सीजन को होने नहीं देता, उस गुलिका में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए अगर नाइट्रोजन की फिक्सिंग करनी है तो। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है, इसकी अनुपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गई, एक तरह से इसने बहुत ही मुख्य अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, अब देखिए एक और प्रोटीन आता है जिसके बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं नोडुलिन प्रोटीन। नोडुलिन प्रोटीन के अंदर क्या होता है, यह प्रोटीन राइजोबियम द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो नोड के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। जो वो आपकी गुलिका बनती है उसमें
क्या होता है कि एक प्रोटीन निकलता है जिस दौरान ये गुलिका बनती है। वो प्रोटीन का नाम क्या है? नोडुलिन। और वो कौन निकालता है बना के? वो जो आपका ये बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं, वो निकालता है, ठीक है, इस प्रोटीन को। अब एक जीन के बारे में भी इसी में ही बताया है, जो निफ जीन होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है, इसका रोल भी है। इसलिए अगर 1 नंबर में इसका क्वेश्चन आ जाए तो ये इसको भी यहीं पे ही याद रखना है, ठीक है। अब सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि की एक्चुअली ये होता कैसे है, तो वो देखते हैं। देखो, नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो इस पूरे प्रोसेस को करवाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को। तो देखते हैं कैसे करवाता है। देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम। इसमें क्या है? एंजाइम है ये नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या लेता है? नाइट्रोजन को लेता है, जो कि क्या है? सबस्ट्रेट। मैं बता चुकी हूँ, पहले एंजाइम का चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या होता है। एंजाइम के ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, फिर उसके बाद रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बाइंडिंग हो गई फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने आयंस लिए हाइड्रोजन के, ठीक है, फिर रिडक्शन हुआ। यहाँ पे रिडक्शन होते ही क्या हुआ? नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गई ना। अब यहाँ पे इसको क्या करना है? फिर उसके बाद फिर से रिडक्शन हुआ, यानी 2 हाइड्रोजन और आई, क्योंकि एक एन के लिए एक एन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? बताओ, 4 से, ठीक है। तो अब देखो, फिर उसके बाद फिर इसका रिडक्शन हुआ, तो कुल मिला के 1 2 3 से तो यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ गया और एक खुद नाइट्रोजन से जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? NH3 बन जाते हैं। 2 NH3 को एक साइकिल में ये 2 NH3 को बना के निकाल देता है। ये इसकी नाइट्रोजिनेज की भूमिका होती है और यही सबसे मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। देखो, मैंने दिखा दिया, नाइट्रोजन को किस में बदलता है? ये अमोनिया में बदलता है, NH3 में बदलता है, ठीक है। वो डायग्राम यहाँ पे बनाना है आपको, ठीक है, जब नाइट्रोजिनेज की बात आएगी। और नाइट्रोजिनेज एक मुख्य एंजाइम है, हमें पता है। राइजोबियम क्या करता है? वो निफ जीन होता है उसके पास, और उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जीन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन से वो क्या करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर मोलिब्डेनम और आयरन तत्व पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रोल निभाते हैं अपना, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में। अब देखो, नाइट्रोजन जो है वो किस में बदलती है? अमोनिया में बदलती है। कैसे? नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही कितने हो गए? हाइड्रोजन आयन हो गए, ठीक है। और ऊर्जा भी यहाँ पर चाहिए होती है, 16 ATP चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? अमोनिया में परिवर्तित 2 हाइड्रोजन निकल जाती है और 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अमोनिया का ये क्या हो गया? अब अमोनिया निकल गई। अब अमोनिया का स्वांगीकरण होगा। देखो, बात ये होती है कि जब उस गुलिका के अंदर क्या होता है, वहाँ पर अमोनिया बनती जाती है। जैसे ही अमोनिया बनती जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? विषाक्त प्रभाव डालती है, मतलब ज़्यादा अमोनिया होना पौधों के लिए खतरनाक होता है। तो वो क्या करते हैं? जैसे जैसे अमोनिया बनती जाती है, फटाफट ही उसको क्या कर दे जाते हैं? दूसरे अमल में उनको परिवर्तित कर करके और उनकी जगह पे भेजते जाते हैं, ठीक है। देखो, कोशिका में अमोनिया का बढ़ना विषाक्त प्रभाव डालता है, इसलिए अमोनिया या अमोनियम आयन दोनों एक ही बात है, ठीक है। और कार्बनिक अम्ल, ये दोनों जुड़ के, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? 2 प्रकार से अमीनो अम्ल बना सकते हैं। बनाते हैं अमीनो अम्ल है 2 प्रकार से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मतलब दो तरीके हैं इसके पास। या तो ये क्या करेंगे? अपचयनशील एमिनीकरण, ठीक है, अमीन बना रहे हैं ना, इसलिए एमिनीकरण, ठीक है। और या ट्रांस एमिनेज अभिक्रिया, ये दोनों होती है। दोनों कैसे होती है? मतलब कि कोई भी एक हो सकती है, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, या फिर दोनों ही अलग अलग जगह पे हो सकती है, ठीक है। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि 2 तरीके हैं इसके पास अमीनो अम्ल बनाने के लिए, ठीक है। अब जो पहले वाला है
अपचयनशील में क्या करता है, अमोनियम आयन होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल के साथ मिलके। आप साइकिल सारी पढ़ चुके, तो उसके शरीर में, पौधों के शरीर में क्या मिलेगा आपको, अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन साइकिल में वो बन चुका है। अब ये इसके साथ जुड़ के NADPH2 की प्रेजेंस में और ग्लूटेमेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूटेमेट बन जाता है और पानी निकल जाता है और NADP निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन हो जाती है किस प्रकार की, अपचयनशील अम्लीकरण, ठीक है। अब दूसरा जो ट्रांस एमिनेज